हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास एंड दिस इज द फोर्थ लेक्चर। ये मेरा चौथा लेक्चर वीडियो है ऑन द सब्जेक्ट ऑडिटिंग। 3 लेक्चर वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूं इस सब्जेक्ट पे एंड ये मेरा चौथा लेक्चर वीडियो है। तो चलिए एक बार शॉर्ट में मैं आपको बताती हूँ कि जो पिछले 3 लेक्चर वीडियोस थे उसमें हमने कौन कौन से टॉपिक डिस्कस किए थे। तो मैं आपको बहुत डिटेल में बता चुकी हूँ अबाउट ऑडिटिंग। ऑडिटिंग क्या है, ऑडिटिंग का ओरिजिन कहां से हुआ, ऑडिटिंग का मतलब क्या है, स्कोप क्या है, ऑडिटिंग इंडिया में कैसे स्टैब्लिश हुई, कब शुरू हुआ, तो वो कॉन्सेप्ट हम पढ़ चुके हैं। बुक कीपिंग, अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग, इन तीनों में क्या रिलेशनशिप है, क्या डिफरेंसेस है, ये भी हमने समझा। इसी के साथ अकाउंटेंसी एंड ऑडिट, इसमें क्या डिफरेंस है, ऑडिट एंड इन्वेस्टिगेशन में क्या डिफरेंस है, ये भी हमने समझा। इसके साथ ही मैंने बताया था व्हाट आर द क्वालिटीज एंड क्वालिफिकेशन एसेंशियल फॉर एन ऑडिटर। एक ऑडिटर की क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या क्वालिटीज उनमें होनी चाहिए, ये भी हमने पढ़ा। इसके साथ ही ऑडिट का ऑब्जेक्टिव क्या है, एरर्स क्या होते हैं, फ्रॉड क्या है, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, ये भी हमने समझा था। एंड मैं एरर कितने टाइप के होते हैं जो आपने क्लास 11th में पढ़ा है वो भी हम डिटेल में एक बार चारों टाइप के जो एरर है वो हमने डिटेल में समझा था विद एग्जांपल। तो ये सारे ही टॉपिक मैं बहुत डिटेल में पिछले 3 लेक्चर वीडियो में करा चुकी हूँ एंड आज हम इसके आगे पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले अबाउट फ्रॉड। देखिए एरर क्या होता है, एरर कितने टाइप के होते हैं वो सब हम पिछले लेक्चर वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे फ्रॉड के बारे में, फ्रॉड क्या होता है, फ्रॉड कितने टाइप का होता है ये समझेंगे। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी ऑडिट, ऑडिट की लिमिटेशन क्या है, कमी क्या है, ठीक है, एंड ऑडिट का एडवांटेज क्या है, तो ये टॉपिक हम पढ़ेंगे। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी क्लासिफिकेशन ऑफ ऑडिट, ऑडिट का क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक हमें आज के लेक्चर में डिटेल में समझना है। तो चलिए फिर जल्दी से आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आज फ्रॉड की। फ्रॉड, देखिए एरर की मैं बात आपसे कर चुकी हूं पिछले लेक्चर वीडियो में। एरर, तो एरर बेसिकली क्या होता है, अकाउंटेंट की केयरलेसनेस के कारण एरर अराइज करता है। एरर मतलब गलती हो जाना, अकाउंटेंट ने ध्यान नहीं दिया, नेग्लिजेंस के कारण या अनइंटेंशनल जो गलती हो जाए बुक ऑफ अकाउंट मेंटेन करने में, तो वो है एरर, ठीक है। लेकिन जो फ्रॉड होता है ना वो इंटेंशनली जानबूझ के किया जाता है, डिलिबरेट एक्शन होता है, दैट इज फ्रॉड। फ्रॉड करना कहते हैं ना, फ्रॉड करना मतलब कुछ गबन करना, धोखाधड़ी करना, दैट इज फ्रॉड। तो फ्रॉड क्या है, फ्रॉड इज द अनलॉफुल, यानी जो भी रूल रेगुलेशन, जो भी एक्ट के अकॉर्डिंग जो भी लॉ वगैरह है उसको अगर नहीं फॉलो किया जाए, ठीक है। अनलॉफुल एंड डिलिबरेट जब मिस स्टेटमेंट किया जाए फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसको डिलिबरेटली उसके साथ छेड़छाड़ की जाए, उसमें मैनिपुलेशन किया जाए किसी पर्पस से, ठीक है, अनलॉफुल किसी पर्पस से क्या किया जाए ना, तो दैट इज फ्रॉड। फ्रॉड अगर करता है व्हेन एन ऑर्गेनाइजेशन डिस्टॉर्ट द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द फाइनेंशियल रिकॉर्ड, जब कोई ऑर्गेनाइजेशन अपने फाइनेंशियल रिकॉर्ड में जो भी इंफॉर्मेशन उससे प्रेजेंट करनी है उसको जब डिस्टॉर्ट करे, उससे छेड़छाड़ करे, उसमें मैनिपुलेशन करे, उसका मिस स्टेटमेंट करे, तो दैट इज फ्रॉड, तब होता है फ्रॉड, ठीक है। तो देखिए एक और डेफिनेशन लिखी है मैंने फ्रॉड की, कि फ्रॉड कब होता है, फ्रॉड होता है व्हेन देयर इज अ डिलिबरेट फॉल्सिफिकेशन इन फाइनेंशियल रिकॉर्ड, जब फाइनेंशियल रिकॉर्ड, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो कंपनी के हैं उनमें डिलिबरेटली यानी जानबूझकर उसको फॉल्सिफाई किया जाए, यानी उसको गलत मतलब फिगर्स उसमें लिखे जाए, तो दैट इज फ्रॉड, ठीक है, ये है फ्रॉड। फ्रॉड इज द फॉल्स रिप्रेजेंटेशन। फ्रॉड क्या है, जब हम कोई गलत रिप्रेजेंटेशन करें या गलत एंट्री करें, ठीक है, एंड इंटेंशनली करें, जानबूझ के करें, किसी पर्पस से, किसी ऑब्जेक्टिव से, किसी हिडन ऑब्जेक्टिव के लिए हम इंटेंशनली जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मैनिपुलेट किया जाए, डिलिबरेटली मिस स्टेटमेंट किया जाए, तो दैट इज कॉल्ड फ्रॉड, इसी को फ्रॉड कहते हैं। एंड ये जो फ्रॉड होता है ना ये 3 टाइप का होता है। फ्रॉड की बात करें तो फ्रॉड 3 टाइप का होता है। पहला है मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ कैश। फ्रॉड कितने तरीके से कह लीजिए किया जा सकता है, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में फ्रॉड कितने तरीके से किया जा सकता है। तो पहला है मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ कैश, कैश का मिस एप्रोप्रिएशन किया जा सकता है, ठीक है, ये हो गया पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ गुड, ठीक है, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ गुड। मिस एप्रोप्रिएशन मतलब होता है गबन करना, ठीक है, फ्रॉड करना, बेसिकली गबन करना, दुरुपयोग करना, ठीक है। तो दूसरा तरीका क्या हो सकता है, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स। एंड तीसरा क्या हो सकता है, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ अकाउंट्स, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ अकाउंट्स।
तो ये जो फ्रॉड होते हैं 3 तरीके के होते हैं। ठीक, समझ में आ गया? फ्रॉड 3 तरीके के, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ कैश, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स एंड मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ अकाउंट। यानी पहला तरीका क्या है कि कैश में कुछ गबन किया जाए, फ्रॉड किया जाए। दूसरा क्या है, गुड्स में कुछ गबन किया जाए। एंड थर्ड वन क्या है कि बुक ऑफ अकाउंट के साथ छेड़छाड़ की जाए। तो फ्रॉड जो है 3 तरीके से किया जा सकता है। अब हम ये जो 3 तरीके हैं इनको डिटेल में समझेंगे। पहला क्या है, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ कैश। तो मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ कैश, इवन ये जो मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ कैश है ना, ये सबसे इजी तरीका है। ठीक है, सबसे इजी तरीका है फ्रॉड करने का। जो कंपनी में या किसी ऑर्गेनाइजेशन में जो कैशियर होता है, जो कैश हैंडल कर रहा होता है ना, वो ये कर सकता है, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ कैश कर सकता है। ठीक है, या फिर सेल्स पर्सन जो होते हैं, ठीक है, वो भी मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ कैश कर सकते हैं। इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे रूल रेगुलेशन है, जो अभी मैं आगे बताऊंगी। रूल रेगुलेशन है जो फॉलो करने होते हैं, तो उससे जो है मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ कैश की कह लीजिए गुंजाइश जो है बहुत कम हो जाती है। ठीक, वैसे कैसे हो सकता है ये पहले मैं आपको बताती हूँ। जैसे सपोज करिए कोई कैश रिसिप्ट थी, कुछ कैश रिसीव होना था ऑर्गेनाइजेशन में, या कुछ पेटी कैश रिसीव होना था, उसकी चोरी कर ली, उसका थेफ्ट कर लिया। ये पहला तरीका हो सकता है। या फिर कोई चेक या कोई निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट रिसीव होना था, उसको चोरी कर लिया। ठीक है, या फिर सपोज करिए कोई पेमेंट किया किसी फिक्टिशियस क्रेडिटर या वर्कमैन को। ठीक है, कोई क्रेडिटर है, ठीक है, जिसको पैसे देने हैं। ठीक है, कंपनी को किसी क्रेडिटर ए को पैसे देने हैं। ठीक है, कोई ये फिक्टिशियस क्रेडिटर है, कोई फिक्टिशियस क्रेडिटर बना दिया गया, उसको पेमेंट दिखा दिया गया, और ये पेमेंट असली में किसी कंपनी के पर्सन के पास या कैशियर के पास पहुंच गया। तो इस टाइप से भी मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ कैश होता है। ठीक है, जैसे एक और जैसे एग्जांपल बताती हूँ। जैसे सपोज करिए कोई ट्रांजैक्शन है जिसमें देयर इज अ रिसिप्ट ऑफ कैश, कैश रिसीव होना है। कोई ट्रांजैक्शन है जिसमें कैश आना है। ठीक, तो फिर ऐसा किया जा सकता है, जो कैशियर वो ये कर दे, कैशियर या कोई दूसरा अकाउंटेंट ऐसा कर दे, जो कैश रिसीव होना है उसको रिकॉर्ड ही ना करे। ठीक है, कैश रिसीव होना था, कैश रिसीव हो गया, बट उसको रिकॉर्ड ही नहीं किया, या फिर रिकॉर्ड किया बट कम अमाउंट रिकॉर्ड किया, लेस अमाउंट रिकॉर्ड किया। एग्जाम्पल सपोज करिए 1000 रुपए रिसीव होने थे, ठीक है, 800 रुपए ही रिकॉर्ड किया कि 800 रुपए रिसीव हुए हैं, तो 200 रुपए एक्स्ट्रा जो थे वो कहां गए, वो उस पर्सन के पॉकेट में गए। ठीक है, तो इस तरीके से हो सकता है। या सपोज करिए कहीं पेमेंट करना है, कंपनी को कहीं पेमेंट करना है। ठीक है, तो पेमेंट क्या था, ज्यादा का दिखा दिया कि हमने 1000 रुपए का पेमेंट किया है। ठीक है, जबकि असली में पेमेंट किया केवल 800 का पेमेंट किया, तो 200 रुपए कहां गए, वो जो कैशियर पेमेंट कर रहा उसकी जेब में गए। तो इस तरीके से इसमें फ्रॉड किए जाते हैं, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ कैश। ठीक है, और कुछ एग्जांपल है, जैसे सेल्स में ओमिटिंग द रिकॉर्ड सेल्स। कोई सेल की, ठीक है, सेल की गई, पैसा आया, लेकिन उस सेल्स को रिकॉर्ड ही नहीं किया गया। तो जो पैसा आया वो क्या हुआ, जो भी पर्सन था, चाहे वो सेल्स पर्सन हो चाहे अकाउंटेंट हो, उसके जेब में गया। ठीक है, या कैशियर जो होगा, अकाउंटेंट नहीं, कैशियर की जेब में गया। कोई परचेज की गई, कोई फिक्टिशियस परचेज दिखा दी गई, कुछ भी परचेज नहीं, फिक्टिशियस मतलब होता है काल्पनिक, कोई एक्चुअल में परचेज नहीं की गई, बट दिखा दी गई कि 1000 रुपए की परचेजिंग की गई। ठीक है, और सामान कहीं नहीं है, वो कोई सामान आया नहीं, बस दिखा दिया गया कि 1000 की परचेजिंग हुई। तो ये 1000 रुपए किसकी जेब में गया, जो भी परचेज इसने किया उसकी जेब में गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये फ्रॉड किए जाते हैं, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ कैश होता है। ठीक है, लेकिन एक बात बताऊं कि जो बड़े ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, छोटे ऑर्गेनाइजेशन में तो थोड़ा सा ये फ्रॉड करना मुश्किल होता है, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ कैश करना मुश्किल होता है, क्योंकि कम एम्प्लॉइज होते हैं। जो ओनर होता है वो कह लीजिए अकाउंटेंट के एंड कैशियर के डायरेक्ट टच में होता है, तो फ्रॉड करना काफी मुश्किल होता है। लेकिन जो बड़े ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वहां पे, क्योंकि इतने एम्प्लॉइज हैं, जो ओनर है और इसके कैशियर या अकाउंटेंट के बीच में कह लीजिए बहुत हायरार्की है, तो नहीं डायरेक्ट कांटेक्ट होता है, तो वहां पे ज्यादा चांसेस होते हैं। लेकिन अभी मैं अगली स्लाइड पे आपको दिखाती हूँ। लेकिन क्या होता है, देयर इज अ सिस्टम ऑफ चेक। एक सिस्टम कह लीजिए अधिकतर ऑर्गेनाइजेशन में होता है, जहां पे क्या होता है, एक क्लर्क का काम जो है ऑटोमेटिकली एक दूसरा क्लर्क चेक करता है। ठीक है, एक पर्सन का काम, एक अकाउंटेंट का काम एक सेकंड अकाउंटेंट चेक करता है, एक कैशियर का काम एक दूसरा कैशियर चेक करता है। तो इससे क्या है, फ्रॉड होने के चांसेस बहुत कम है ना, इससे मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ कैश नहीं हो पाता है। ठीक है, एंड इस सिस्टम को कहा जाता है इंटरनल चेक, जो आगे चल के हम डिटेल में पढ़ेंगे। एक सेपरेट वीडियो होगा इस टॉपिक पे, इंटरनल चेक पे। तो जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है वहां पे स्ट्रिक्ट कंट्रोल होता है ओवर द रिसिप्ट एंड पेमेंट ऑफ कैश पे, स्ट्रिक्ट कंट्रोल होता है। एंड एक पर्सन का काम दूसरा पर्सन चेक करता है, जिसको इंटरनल चेक कहते हैं, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही एक पर्सन का काम दूसरा चेक करेगा। तो दिस इज इंटरनल चेक, और जिसकी वजह से मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ कैश कम हो पाता है।
ठीक, कैश में गबन कम हो पाता है, इसका कैश का दुरुपयोग, फ्रॉड कम हो पाता है। ठीक है, चलिए अगला जो दूसरे टाइप का फ्रॉड हो सकता है वो क्या हो सकता है, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स। गुड्स का मिस एप्रोप्रिएशन, गुड्स में गबन कर सकते हैं, दुरुपयोग कर सकते हैं। ठीक है, अब गुड्स में कैसे मिस एप्रोप्रिएशन हो सकता है, या तो चोरी से, ठीक है, स्टॉक ही चुरा लिया, ऐसा हो सकता है ना। ठीक है, और एक बात और है, ये जो मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ गुड होता है ना, ये जनरली ऐसे बिजनेस में होता है, ऐसी कंपनीज में होता है जो प्रोडक्ट्स में डील करती हैं। देखो, कंपनी या तो सर्विस बेस्ड कंपनी होती है या प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी होती है। ठीक है, तो ये जनरली उन ऑर्गेनाइजेशन में होता है जो कंपनी प्रोडक्ट्स में डील करती हो या प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करती हो। ठीक है, एंड जिनके प्रोडक्ट क्या हो, बल्कि न हो, भारी ना हो, नॉट बल्कि, यानी वो कंपनी जिनके प्रोडक्ट जो बन रहे हैं या कह लीजिए जिन प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं वो प्रोडक्ट नॉट बल्कि, यानी लाइट हो, हल्के हो एंड हाई वैल्यू के हो, छोटे छोटे हो लेकिन हाई वैल्यू के हो, महंगे हो प्रोडक्ट, तो वहां पे उन प्रोडक्ट को चुराना आसान है ना। तो ये जो प्रैक्टिस है ना, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ गुड, ये वाला जो फ्रॉड है ना, जनरली ऐसे बिजनेस में होता है जो प्रोडक्ट में डील करती हैं, जिनके प्रोडक्ट हाई वैल्यू के होते हैं, लाइट होते हैं। तो वहां पे क्या होता है, प्रोडक्ट को चुरा लिया जाता है, मतलब चोरी हो जाते हैं प्रोडक्ट। तो इस तरीके से मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स होता है। लेकिन इसीलिए ये ऑडिटिंग का कॉन्सेप्ट आया है, इसीलिए प्रॉपर रिकॉर्ड रखा जाता है। आप कॉस्ट अकाउंटिंग की मेरी एक प्लेलिस्ट है, उसमें पढ़िएगा। इन्वेंट्री मैनेजमेंट एक टॉपिक है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट में स्टॉक में जितनी भी इन्वेंट्री होती है, कंपनी के गोडाउन में जितनी भी इन्वेंट्री होता है, इसका प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है, इसीलिए ताकि कोई भी मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स ना हो सके। प्रॉपर सिस्टम है और बहुत सारे मेथड है इन्वेंट्री को मैनेज करने के लिए। तो ये सब क्यों आया कॉन्सेप्ट, क्योंकि पहले क्या होता था, स्टॉक की चोरी हो जाती थी। ठीक है, लेकिन अब इतना टाइट सिस्टम है तो अब ये सब चीजें नहीं, मतलब कम होती हैं। ठीक है, तो इस केस में मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स जो होता है, गुड्स में गबन ये जो होता है, फ्रॉड होता है, तो इसके लिए क्या है, ऑडिटर को क्या करने की जरूरत है, ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू डू द डिटेल चेकिंग ऑफ स्टॉक रिकॉर्ड। जो स्टॉक का जो रिकॉर्ड है उसकी डिटेल चेकिंग करे, कितनी परचेजिंग हुई, कितनी सेल्स हुई। ठीक है, ताकि अगर कोई फ्रॉड है तो वो लाइट में आ जाएगा। ठीक है, उसका पता चल जाएगा। तो ये है दूसरे टाइप का फ्रॉड। अब चलिए तीसरे टाइप का फ्रॉड देखते हैं। तीसरे टाइप का फ्रॉड क्या है, मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स। बुक ऑफ अकाउंट में ही मैनिपुलेशन कर दिया। ठीक है, तो अकाउंट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन कैन बी फॉल्सिफाइड बाय मेकिंग फॉल्स एंट्री। तो मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट कैसे किया जा सकता है, अगर कोई फॉल्स एंट्री कर दी जाए। ठीक है, फिक्टिशियस सेल्स एंड परचेज की एंट्री कर दी जाए। फिक्टिशियस मतलब काल्पनिक, यानी कोई सेल हुई नहीं है उसको दिखा दिया जाए, कोई परचेजिंग हुई नहीं है, कुछ खरीदा ही नहीं गया उसको दिखा दिया जाए, तो एंट्री गलत कर दी जाए, बुक ऑफ अकाउंट के साथ छेड़छाड़ की जाए, उसमें मैनिपुलेशन किया जाए, उसके स्टेटमेंट को फॉल्सिफाई किया जाए, गलत स्टेटमेंट प्रेजेंट किया जाए, तो ये तीसरे टाइप का फ्रॉड होता है। ठीक है, एंड इस टाइप के फ्रॉड को डिटेक्ट करना थोड़ा सा ज्यादा मुश्किल होता है। क्यों, क्योंकि जनरली इस टाइप के फ्रॉड में जहां पे बुक्स ऑफ अकाउंट को ही मैनिपुलेट किया जा रहा है, इसमें जनरली कंपनी के जो हाई ऑफिशियल्स होते हैं, कंपनी के डायरेक्टर, कंपनी के सीईओ, ये सब हाई ऑफिशियल्स जो होते हैं ये इन्वॉल्व होते हैं। और जनरली इस टाइप के फ्रॉड में बड़ा अमाउंट इन्वॉल्व होता है, लार्ज अमाउंट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा अपने फर्स्ट चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास एंड सेकंड चैनल पूजा सिंह के नाम से मेरा है, दोनों ही चैनल के बारे में थोड़ा सा बताना चाहती हूँ। ये वो लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट है, एक बार वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। ये वो लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट है जो मैं आज की तारीख यानी अगस्त 2023 तक अपने फर्स्ट चैनल एंड सेकंड चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ, और ये सब मैंने आपके लिए किया है, तो जरूर इसका फायदा उठाइएगा, इसकी हेल्प से पढ़िएगा। ठीक है, मेरे सेकंड चैनल पे आपको रिसर्च मेथोलॉजी, इनकम टैक्स एंड एचआरएम के लेक्चर वीडियोस मिल जाएंगे, और धीमे धीमे करके मेरे सेकंड चैनल पे और भी सब्जेक्ट मैं कवर करूंगी। अभी तक मैं 750 से भी ज्यादा वीडियो लेक्चर अपने चैनल पे कवर कर चुकी हूँ, तो ये सब आपके लिए किया है, इसका जरूर फायदा उठाइएगा। एंड प्लीज मुझे इंस्टाग्राम पे भी जरूर फॉलो कर लीजिए, क्योंकि वहां पे भी मैं अपने चैनल से रिलेटेड टाइम टू टाइम अपडेट डालती रहती हूँ। और मेरा फर्स्ट चैनल और मेरा सेकंड चैनल दोनों को ही सब्सक्राइब करना है अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। एंड लेक्चर वीडियो जरूर लाइक कर दीजिएगा प्लीज, एक एक वीडियो बनाने में बहुत एफर्ट लगती है, मैं हर दिन आपके लिए वीडियो ला रही हूँ जस्ट, तो इस मेरा जो इतना एफर्ट है उसको प्लीज रिकॉग्नाइज करिएगा एंड मेरे वीडियो को लाइक करिए। और प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी बताया करिए कि हाउ वाज दिस लेक्चर, ये लेक्चर कैसा था, आपको समझ में आया कि नहीं आया। एंड अगर मेरे चैनल पे जो अपलोडेड वीडियोस हैं उनके नोट चाहिए, देन यू कैन डाउनलोड माय एप्लीकेशन फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। आप गूगल प्ले स्टोर से मेरी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे ऑडिट की लिमिटेशन, ऑडिट की क्या कमियां हैं।
ठीक है। तो लिमिटेशन की बात करें तो सबसे पहली जो लिमिटेशन है ऑडिट की वो ये है कि जो ऑडिटर है उसको किस पे डिपेंड रहना पड़ता है। बताइए, जो ऑडिटर है वो किस पे डिपेंड रहता है, या ऑडिटर जो है किसको ऑडिट करता है, बुक ऑफ अकाउंट को ना। एंड बुक ऑफ अकाउंट कंपनी के अकाउंटेंट ने, कंपनी के अकाउंटेंट ने जो बुक ऑफ अकाउंट प्रोवाइड की है, ऑडिटर उसी पे डिपेंडेंट है। ठीक है, या कंपनी के जो अकाउंटेंट है उसने जो भी रिकॉर्ड्स या जो भी बुक ऑफ अकाउंट ऑडिटर को दी है वो उसी पे डिपेंडेंट है। ठीक है, तो ये एक बड़ी लिमिटेशन है। ठीक है, ऑडिटर को नहीं पता कि ये जो बुक ऑफ अकाउंट बनाई गई है ये किस इंटेंशन से बनाई गई है, क्या ये फ्रॉड करने के पर्पज से बनाई गई है या ये गलत है, इसमें मैनिपुलेशन है। तो बेसिकली ऑडिटर जो है ना पूरी तरीके से अकाउंटेंट का जो बुक ऑफ अकाउंट जो उसने मेंटेन किया उस पर डिपेंडेंट है ऑडिट के लिए। ठीक है, तो ये पहली लिमिटेशन है। दूसरी इसकी लिमिटेशन ये है कि ऑडिटर के लिए ये बहुत डिफिकल्ट है टू फाइंड द अकाउंट एज कंप्लीट एंड जेन्युइन एवरीवेयर, यानी पूरा कंप्लीट ऑडिट करना, ऑडिट पूरा कंप्लीट हो, जेन्युइन हो, हर पूरा एवरीवेयर, ये बहुत मुश्किल है। जैसे एग्जांपल के साथ बताती हूँ, जैसे जो स्टॉक का जो रिकॉर्ड होता है, जो स्टॉक इन ट्रेड है, ठीक है, जो स्टॉक का रिकॉर्ड है वो परफेक्टली कंप्लीट हो ऐसा बहुत मुश्किल है, क्योंकि जिस तारीख को ऑडिट हो रहा है, ठीक है, जैसे स्टॉक इन ट्रेड का वैल्यूएशन किया जाता है उसमें उसका वैल्यूएशन लिखा जाता है। ठीक है, कि कंपनी का जो स्टॉक है उसका वैल्यूएशन उस तारीख को, जिस तारीख को ऑडिट हो रहा है उस तारीख को उसका वैल्यूएशन कितना है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा पता करना मुश्किल है ना, कि कॉस्ट प्राइस उस तारीख की मार्केट प्राइस क्या थी, ठीक है, उसकी या कॉस्ट प्राइस क्या है, तो वो वैल्यूएशन करना मुश्किल है। तो इसीलिए कि ऑडिट जो है एकदम कंप्लीट हो, पूरा का पूरा ऑडिट एकदम कंप्लीट हो, एकदम जेन्युइन होना, हर तरफ से, हर एंगल से सारे अकाउंट एकदम कंप्लीट हो, जेन्युइन हो, ये थोड़ा सा मुश्किल है। तो ये दूसरी लिमिटेशन है। तीसरी लिमिटेशन ये है कि कभी कभार क्या होता है, ऑडिटर इन्फ्लुएंस हो जाता है, किससे, टॉप मैनेजमेंट से, जिस कंपनी का वो ऑडिट कर रहा है उससे इन्फ्लुएंस होगा, और होगा ही भाई। इसका कारण क्या है, क्योंकि ऑडिटर को किसने अपॉइंट किया है, कंपनी ने ही अपॉइंट किया है ना, कंपनी के डायरेक्टर, कंपनी के टॉप मैनेजमेंट ने ऑडिटर को अपॉइंट किया है और वही उसको रिमंडरेशन दे रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि ऑडिटर जो है थोड़ा सा इन्फ्लुएंस जरूर हो जाएगा उस मतलब ऑर्गेनाइजेशन के टॉप मैनेजमेंट से। तो ये भी चांसेस होते हैं। तो बेसिकली ये 3 लिमिटेशन है ऑडिट की। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ ऑडिट का एडवांटेज क्या है। ठीक है, ऑडिट क्यों कराया जाता है, व्हाई इट इज नेसेसरी, क्यों जरूरी है। वैसे तो मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि कंपनी एक्ट में है कि जो कंपनी है, ठीक है, जो रजिस्टर्ड है अंडर कंपनी एक्ट, उसको ऑडिट कराना लीगली कंपलसरी है। एक तो ये कारण है ऑडिट कराने का। ठीक है, बट कंपनी में तो मतलब ऑर्गेनाइजेशन भी तो कई टाइप की होती है, पार्टनरशिप फर्म भी होती है, सोल प्रोप्राइटर भी होती है, कंपनी भी होती है। तो कंपनी को तो लीगली कंपलसरी है कि उसे कराना है, लेकिन बाकी लोग क्यों कराते हैं, क्या फायदा है, क्यों ऑडिट कराया जाता है, इसका एडवांटेज चलिए अब समझते हैं। तो ये जो एडवांटेज है ना, ये मैं 3 पार्ट में इसको हम डिस्कस करेंगे। पहला है कि बिजनेस के लिए क्या फायदा है, ऑडिट कराने का बिजनेस के लिए क्या फायदा है। दूसरा क्या है, फॉर ओनर ऑफ बिजनेस, जो बिजनेस का जो ओनर है उसके लिए क्या फायदा है। एंड तीसरा क्या है, फॉर अदर्स, बाकी जो पार्टीज है उनके लिए क्या फायदा है ऑडिट कराने का। ठीक, तो चलिए पहले बिजनेस की बात करते हैं, बिजनेस के लिए कैसे बेनिफिशियल है ऑडिट कराना। ठीक, तो सबसे पहला जो बेनिफिट है बिजनेस के लिए ऑडिट कराना, वो ये है कि जो एरर एंड फ्रॉड्स हैं, these are located very easily at the early date and chances of further occurrence are reduced to the minimum। यानी ऑडिट कराने से कोई भी बिजनेस अगर अपना ऑडिट कराता है तो इससे क्या है, एरर एंड फ्रॉड के चांसेस कम हो जाते हैं। एंड आगे एरर अगर हो भी गए गलती से, तो आगे एरर नहीं होगा, गलतियां नहीं होंगी, फ्रॉड नहीं होंगे, इसके चांसेस कम से कम हो जाते हैं अगर ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिट होता है तो, अगर किसी बिजनेस का ऑडिट होता है तो ये इसका सबसे पहला फायदा है। दूसरा इसका फायदा जो ऑडिट कराने का वो ये है किसी भी बिजनेस के लिए, कि उस बिजनेस का जो भी क्लर्क होगा ना वो अलर्ट हो जाएगा, उसको समझ में आ जाएगा कि भाई इस ऑर्गेनाइजेशन में हर साल ऑडिट होता है, बुक ऑफ अकाउंट प्रॉपरली थॉरोली चेक की जाती है बाय सीए, एक ऑडिटर चेक करता है। तो वो क्या हो जाएगा, वो अलर्ट हो जाएगा, वो केयरफुल हो जाएगा, वो विजिलेंट हो जाएगा, वो अपना काम अच्छे से करेगा। ठीक है, वो फ्यूचर के लिए केयरफुल हो जाएगा कि अगर गलती की तो ऑडिट में पकड़ा जाएगा। तो इसलिए जो इट मेक्स द क्लर्क मोर अलर्ट, मोर केयरफुल। ठीक, तो ये दूसरा फायदा है। तीसरा फायदा क्या है कि लोन कैन इजिली बी बोरोड फ्रॉम बैंक एंड अदर मनी लेंडर। कोई भी बिजनेस है अगर अपना जो बुक ऑफ अकाउंट है प्रॉपरली मेंटेन करता है और उसको ऑडिट कराता है,
तो उसको लोन मिलने में भी आसानी होती है, किसी भी बैंक से या किसी भी दूसरे जो लेंडर्स होते हैं उनसे उसे आसानी से लोन मिल जाता है, अगर कोई बिजनेस अपना बुक ऑफ अकाउंट प्रॉपर्ली मेंटेन करता है और उसको प्रॉपर्ली ऑडिट कराता है। ठीक है, तो किसी भी बिजनेस के लिए ये 3 फायदे हैं ऑडिट के। अब किसी भी कह लीजिए ओनर ऑफ बिजनेस, जो ओनर होता है उसके लिए क्या फायदा है? ठीक है, जो ओनर ऑफ बिजनेस है उसके लिए क्या फायदा है ऑडिट कराने का? तो सबसे पहला, अगर कोई स्टॉक जॉइंट स्टॉक कंपनी है, ठीक है, अगर जो बिजनेस है वो जॉइंट स्टॉक कंपनी है, तब क्या फायदा है बताइए? अगर बिजनेस जॉइंट स्टॉक कंपनी है तो उस केस में जो शेयर होल्डर्स है, ठीक है, कंपनी वगैरह का कॉन्सेप्ट तो पता है ना? वैसे नहीं पता है तो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के नाम से मेरे चैनल पे सेपरेट प्लेलिस्ट है, जहां पे कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन कितने टाइप के होते हैं, कंपनी के बारे में बहुत डिटेल में सब डिस्कस हुआ है, वो आप रेफर कर सकते हैं। तो चलिए बताती हूँ। तो जो ये जो अगर जॉइंट स्टॉक कंपनी है तो जॉइंट स्टॉक कंपनी में पैसा किसने दिया है? शेयर होल्डर्स ने दिया है ना, उनकी हिस्सेदारी है, दे आर शेयर होल्डर, उनकी हिस्सेदारी है कंपनी में, उस उन्होंने पैसा दिया, उसके बदले में उन्हें कंपनी के शेयर मिले हैं। तो जो शेयर होल्डर है ना, वो किस पे रिलाई करेंगे? ऑडिटेड रिपोर्ट पे। शेयर होल्डर ने कंपनी में पैसा लगाया ना, तो वो जानना चाहेंगे ना कि उनका इन्वेस्टमेंट सेफ है कि नहीं है। तो ये जानने के लिए कि उनका इन्वेस्टमेंट सेफ है कि नहीं है, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, ठीक है, तो उसके लिए वो ऑडिटेड रिपोर्ट पे ही भरोसा करेंगे। ठीक है, तो ये दिस इज द फर्स्ट बेनिफिट ऑफ ऑडिट टू द ओनर ऑफ बिजनेस। ओनर ऑफ बिजनेस, ये जो शेयर होल्डर होते हैं ये ओनर होते हैं ना बिजनेस के, इन्होंने कंपनी में पैसा लगाया होता है। तो अगर कोई ज्वाइंट स्टॉक कंपनी है तो उनके शेयर होल्डर कह लीजिए ऑडिटेड रिपोर्ट से ही खुश होंगे, ऑडिटेड रिपोर्ट देख के ही वो सेटिस्फाइड होंगे कि भाई जहां हमने पैसा लगाया इट इज सेफ। ठीक, तो इसलिए जरूरी है। दूसरा, अगर कोई पार्टनरशिप फर्म है, देखिए बिजनेस क्या हो सकता है, या तो कंपनी हो सकती है या पार्टनरशिप फर्म हो सकता है, या क्या होता है, सोल ट्रेडर, ये होता है ना। तो कंपनी है तो वहां पे जो शेयर होल्डर है वो जानना चाहेंगे कि हमारा पैसा सेफ है कि नहीं है, तो वो ऑडिटेड रिपोर्ट पे ही भरोसा करेंगे। ठीक, और अगर कोई पार्टनरशिप फर्म है तो वहां पे जो पार्टनर्स हैं अगर उनके बीच में कोई डिस्प्यूट हो जाए, ठीक है, कोई मन मुटाव हो, कोई डिस्प्यूट हो, या सपोज करिए एडमिशन ऑफ पार्टनर, पार्टनरशिप भी मैं अपने चैनल पे पूरा पढ़ा चुकी हूँ। अगर कुछ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर हो रहा है, या रिटायरमेंट ऑफ ओल्ड पार्टनर, या डेथ ऑफ अ पार्टनर है, या कुछ एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल करना है, या कुछ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल हो रहा है, ठीक है, अगर ये सब करना है तो वहां पर ऑडिटेड अकाउंट की रिक्वायरमेंट आती है। ठीक है, तो इसलिए फॉर अ पार्टनरशिप फर्म, किसी पार्टनरशिप फर्म के लिए भी बहुत जरूरी है कि अपने बुक ऑफ अकाउंट का ऑडिट कराए। ठीक है, क्योंकि इन सब केसेस में एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट, डेथ, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, इन सब में ऑडिटर रिपोर्ट की जरूरत पड़ती है। ठीक, ये हो गया दूसरा बेनिफिट। तीसरा क्या है, अगर कोई सोल ट्रेडर है, सोल ट्रेडर है, अपना बिजनेस है, सोल ट्रेडर है, तो वो भी ऑडिटेड अकाउंट पे रिलाई कर सकता है। ठीक है, वो अगर रिपोर्ट मतलब अपने बुक ऑफ अकाउंट को अगर ऑडिट कराता है, जो सोल ट्रेडर है अपने बुक ऑफ अकाउंट को ऑडिट कराता है, तो उसके बाद वो अपने अकाउंटेंट पे भरोसा कर सकता है कि भाई अकाउंटेंट ने साल भर सही काम किया है, सही बुक ऑफ अकाउंट मेंटेन की है, क्योंकि ऑडिट कराया है एकदम बढ़िया निकल के आया है, पूरा अकाउंट सही था। तो ये सोल ट्रेडर के लिए भी अच्छा है। ठीक है, तो चाहे बिजनेस आपका ज्वाइंट स्टॉक कंपनी हो, पार्टनरशिप फर्म हो, सोल ट्रेडर हो, तीनों के ही ओनर के लिए बहुत जरूरी है कि बुक ऑफ अकाउंट मतलब बुक ऑफ अकाउंट ऑडिट कराएं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ऑडिट का एडवांटेज जो दूसरी पार्टीज है, अदर है, उनके लिए ऑडिट का क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों जरूरी है, क्या एडवांटेज है? तो सबसे पहला जो एडवांटेज है वो ये है कि ये जो बैंक है, जो बैंक होते हैं, या सपोज करिए कोई इन्वेस्टर है, वो किसी कंपनी को लोन दे कि नहीं दे, कोई बिजनेस है उसको लोन चाहिए तो बैंक को ये डिसीजन लेना होता है कि उसे लोन दे कि नहीं दे, या कोई इन्वेस्टर है पैसा लगाना चाहता है तो वो इन्वेस्टर ये डिसीजन लेना होता है कि उसमें पैसा लगाएं कि नहीं लगाएं, तो ये डिसीजन ले पाता है ऑन द बेसिस ऑफ इट्स ऑडिटेड अकाउंट। कंपनी का जो ऑडिटेड अकाउंट है, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, उसी को देख करके कोई भी बैंक या कोई भी कह लीजिए दूसरा इन्वेस्टर ये डिसीजन ले पाता है। तो इसलिए ऑडिट जरूरी है। ठीक, ऑडिट का एडवांटेज है ये। दूसरा क्या एडवांटेज है, सपोज करिए कोई बिजनेस खरीदना चाहता है, ठीक है, कोई बड़ी पार्टी है, कोई कंपनी है, या कुछ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल है, या कोई इंडिविजुअल है जो कोई बिजनेस खरीदना चाहता है, ठीक है, तो वो भी पहले कंपनी के ऑडिटेड रिपोर्ट को देखेगा ताकि वो उस बिजनेस का क्या कर सके, वैल्यूएशन कर सके, पता कर सके कि उस बिजनेस की आज की तारीख पे वैल्यू कितनी है मार्केट में। ठीक है, तो वो भी ऑडिटेड रिपोर्ट उसको भी चाहिए होगी, ये इसका एडवांटेज है। नेक्स्ट क्या है, जो टैक्सेशन अथॉरिटीज हैं,
ठीक है, उन्हें वो भी रिलाई करती हैं ऑडिटेड अकाउंट्स पे, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में स्टेटमेंट पर फॉर द पर्पस ऑफ इम्पोजिंग। उन्हें क्या लगाना होता है, सेल्स टैक्स, जो टैक्सेशन अथॉरिटी है वो सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, एक्सपेंडिचर टैक्स और भी कई टाइप के टैक्स लगाती है। ठीक है, तो वो भी रिलाई करती है किस पे, ऑडिटेड अकाउंट पे। ऑडिटेड अकाउंट के अकॉर्डिंग जो फिगर्स आए हैं उसी पे टैक्स इंपोज होगा, तो वो भी ऑडिटेड रिपोर्ट मांगती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, अगर सपोज करिए कंपनी कोई लीगल केस में फंस जाए, ठीक है, कंपनी का कोई लीगल केस चल रहा है कोर्ट में, तो कोर्ट में भी ऑडिटेड रिपोर्ट ही चलती है। कोर्ट में अगर कंपनी को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखाने पड़े, अपने बुक ऑफ अकाउंट दिखाने पड़े, तो वो ऑडिटेड अकाउंट ही कंसीडर किए जाते हैं। नॉर्मल कंपनी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अगर कोर्ट में किसी लीगल केस में नहीं यूज कर सकती है, केवल ऑडिटेड, जो ऑडिट किया हुआ जो बुक ऑफ अकाउंट है, जो ऑडिट किया हुआ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, वही कंसीडर किया जाता है कोर्ट में। ठीक है, तो ये चार इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स, चार इंपॉर्टेंट एडवांटेज थे ऑडिट के। ठीक, आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा फ्रॉड क्या होता है, कितने टाइप का होता है, तो ये 3 टाइप का होता है। फिर हमने देखा ऑडिट की लिमिटेशन क्या है, 3 लिमिटेशन देखी हमने। उसके बाद हमने ऑडिट का एडवांटेज पढ़ा, इसको 3 हेड में। बिजनेस के लिए क्या एडवांटेज है, फॉर ओनर ऑफ बिजनेस के लिए क्या एडवांटेज है, एंड अदर के लिए क्या एडवांटेज है। ठीक है, अब हम यहीं तक आज का लेक्चर रखते हैं, क्योंकि ये लेक्चर ऑलरेडी काफी लेंदी हो गया है। अगले लेक्चर में अब हम एक टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ ऑडिट। ऑडिट कई टाइप का होता है। ऑडिट कह लीजिए प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी ऑडिट को डिवाइड किया जाता है, एंड ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर के हिसाब से भी ऑडिट को डिवाइड किया जाता है। तो ऑडिट कई टाइप के होते हैं, उन सबको हम अब डिटेल में अगले लेक्चर वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का लेक्चर मैं यहीं पे वाइंड अप करती हूँ, और प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, तो चलिए अब मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।